नमस्कार। मैं सौ माधुरी नंदन कुलकर्णी बरहानपुर से आज विश्व मांगल्य सभा में चरित्र कथन माला में मैं रानी अवंतीबाई लोधी का चरित्र आपके सामने रख रही हूँ। रानी अवंतीबाई लोधी आज की भारत की पवित्र भूमि ऐसी वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आज़ाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया है। जितना योगदान देश के अग्रणी में गिने जाने वाले सेनानियों का था, उतना ही योगदान उन सेनानियों का है जिन्हें हम याद तक नहीं करते। ऐसी ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है जिनका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। इनके योगदान को हम में से कई लोग जानते ही नहीं। इनका योगदान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। वीरांगना अवंतीबाई आज भी लोक काव्यों की नायिका के रूप में हमें राष्ट्र के निर्माण, शौर्य और बलिदान, देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। अवंतीबाई के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान संबंधित ऐतिहासिक जानकारी सरकारी दफ्तरों में बिखरी पड़ी है। महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को मनकेहणी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। अवंतीबाई की शिक्षा अपने ही ग्राम में हुई। बचपन से यह कन्या तलवारबाजी और घुड़सवारी में तरबेज थी। जैसे ही अवंतीबाई बड़ी हुई, उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे राजकुमार विक्रमादित्य से स्वीकार कर उसे रायगढ़ रियासत की कुलवधू बनाया। 1850 में लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और विक्रमादित्य राजा बने। कुछ सालों बाद विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गया। उनके दोनों पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे। ऐसी दशा में राज्य का कार्यभार संभालकर अपनी योग्यता का परिचय उन्होंने दिया तथा अंग्रेजों की चीलें हिलाकर रख दी। इस समय भारत में ब्रिटिश राज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियाँ और उसकी राज्य हड़प नीति की वजह से देश के रियासतों में हल्ला मचा हुआ था। इस नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालक उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत का साम्राज्य विलय कर लेती थी। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी कानपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि रियासतों को ब्रिटिश हड़प चुकी थी। रामगढ़ की इस राजनीतिक स्थिति का पता जब अंग्रेज सरकार को लगा तो उन्होंने रियासत को कोर्ट ऑफ वार्स के अधीन कर लिया और रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से रानी अवंतीबाई काफ़ी दुखी हुई, परंतु वह अपमान का घूंट पी कर रह गई। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेजों से पहले से ही जली भुनी थी, क्योंकि उनका राज्य भी झांसी और अन्य राज्यों की तरह कोर्ट कर लिया गया था और अंग्रेज रेजिमेंट उनके समस्त कार्यों पर निगाह रखी हुई थी। रानी ने अपनी ओर से
क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ साथ कांच की चूड़ियाँ भिजवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध, जो इस कागज का सही पता बैरी को दिया। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश के सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी। इस बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। रानी इससे काफ़ी दुखी हुई। रानी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्स के अधिकारी को भगा दिया और राज्य एवं क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ऐसी वीरांगना महारानी अवंतीबाई मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आई। रानी ने विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दे दी गई। वह आग बबूल हो उठा। उसने रानी को आदेश दिया कि वे मंडला के डिप्टी कलेक्टर से भेंट कर लें, परंतु अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत कराकर उसे और मजबूत बनाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चिंतित हो उठे। वीरांगना अवंतीबाई ने अपने साथियों के साथ हमला बोलकर घुघरी, रामगढ़, बिछिया आदि क्षेत्रों से अंग्रेज राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर भी आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंतीबाई की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में रानी और मंडला डिप्टी कमिश्नर वारिंगटन के बीच सीधा युद्ध हुआ, जिसमें कमिश्नर का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। उसका घोड़ा गिरने ही वाला था कि तब वारिंगटन ने घोड़े से कूद लिया और वीरांगना अपने घोड़े को तेज भगाते हुए उस पर टूट पड़ी। वह भयभीत होकर भाग चुका था और मैदान रानी अवंतीबाई के नाम रह गया। इसके बाद मंडला भी रानी अवंतीबाई के अधिकार में आ गया और रानी ने कई महीनों तक मंडला पर शासन किया। मंडला का डिप्टी कमिश्नर लंबे समय से रानी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए आतुर था और वह हर हाल में अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वारिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिक साहसी अवंतीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्या एवं बल युद्ध की सामग्री की तुलना में कई गुना बलशाली थी। अतः स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी ने रामगढ़ छोड़ने देने के बाद अंग्रेजी सेना रामगढ़ किले को पूरी तरह ध्वस्त कर गई और लूटपाट कर ली। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए फिर से संदेश भेजा, लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद वारिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोल दिया। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेज सेना युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना
अंग्रेजों को पहले से ही साथ दे रही थी। रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। इस युद्ध में रानी की सेना के कई सैनिकों की हताहत हुई और रानी खुद बाएं हाथ में गोली लगी और बंदूक छूटकर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार से भोग कर देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोगते वक्त कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। इसकी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी तलवार भोगकर 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई के साथ अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। जब वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थी तो वीरांगना ने अंग्रेज अफसरों को अपना बयान दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उस्काया और भड़काया था। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई ने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश कर दी। निस्संदेह वीरांगना अवंतीबाई का व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, उनकी मृत्यु अर्थात बलिदान भी उतना ही विरोचित था। धन्य है वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के मध्य स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना का देश की सभी नारियों और पुरुषों को अनुकरण करना चाहिए और उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा व अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप धारण करना चाहिए। धन्य धन्य हो ऐसी वीरांगना। उन्हें मेरा शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।